और इस वक्त ये अहम खबर है, बाबरी मस्जिद पर जो समाअत आज होनी थी वो समाअत टल गई है और कहा यह जा रहा है कि ये समाअत जो है अब जनवरी के पहले हफ्ते में होगी, जो नई बेंच इस मामले पर समाअत करेगी। और इसी बीच खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द फैसला करे, ये कहना है बाबरी मस्जिद मामले पर महंत दास का। और उनका ये बड़ा बयान इसे समझा जा रहा है कि इस मामले पर वो इसी तौर पर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में इस मामले को नहीं ले जाया जा सकता। और उनका ये भी कहना है कि जो कोई भी ऐसा कहता है वो फिर से सोचे समझे कि वो क्या कह रहा है। लगा ये लंबी तारीखें दे रहा है, इसके लिए अब क्या हम ये कहते हैं कि कोर्ट ने ही तो SC/ST पर संशोधन किया था, तो बाद में इनको क्या मजबूरी थी, क्यों ये फिर कानून बनाए। उसी तरह से ये राम मंदिर पर कानून बना करके और राम मंदिर बन जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रेम से रहें, ये लड़ाने का काम ये कब तक करते रहेंगे। इसलिए हम इसमें सबसे गुनाहगार सबसे दोषी बीजेपी सरकार है और मोदी जी है। खासतौर पर मोदी जी दुनिया की विजिट कर रहे हैं, आज तक एक बार भी अयोध्या नहीं आए, रामलला का दर्शन नहीं किए, इनसे हम कैसे उम्मीद करें। 1 महीना का टाइम देता हूं, यदि बीजेपी सरकार कानून बना के राम मंदिर नहीं बनाती है तो इसका दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। तो अभी आप सुन रहे थे, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और सबसे अहम फिलहाल ये मामला है कि जिस मामले की आज से बाज़ाब्ता सुनवाई होनी थी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाले मामले पर, और तमाम नजरें इस ओर टिकी थी कि आज क्या कुछ होता है कोर्ट में, चूंकि नई बेंच के सामने ये मामला है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई अगुवाई में जो नई बेंच है वो इस मामले समाअत करेगी, लेकिन इस बारे में समाअत जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी हो गई है। कोर्ट अपना जबरियन दिखा रहा है कि हम एक दूसरा पार्टी है। यह जनता के नहीं देख रहा है कि 70 वर्ष ले जो इतना पुराना मुकदमा है, इतना संसेवित मुकदमा है, इसको तत्काल देखा जाए तो 2-2 महीना के तारीख दे रहे हैं। इसलिए इसे बात करने से, इस प्रकार से पगलपन हरकत करने से, तवाने से, बोलने से ये चीफ जस्टिस के और समाज के कोर्ट के मर्यादा घटेगा। इसमें कि मामला ज्यादा खींचा जा रहा है और यह कोर्ट के मर्यादा घटेगा। जो कोर्ट के कहते हैं कि देर से न्याय मिलना भी अन्याय के बराबर है। लेकिन सर कई लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से दबाव भी सुप्रीम कोर्ट पर बनाने की कोशिश हो रही है कि हमारे ही हिसाब से सब चीजें कोर्ट क्या जल्दबाजी में डिसीजन होने से पहले ऐसा भी ये दबाव दे रहा है। कौन दबाव दे रहा है? जो बयान आ रहे हैं अलग अलग, यह बयान से कोई देखिए, टीवी के बयान, आप पेपर के बयान के चलते आप कोर्ट के कार्रवाई नहीं रुकता है। ये तो पब्लिक के तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने ये कहा है मुलतवी कि हम जनवरी में एक नया बेंच इसको डिसाइड करेगा। तो इसमें हमारा क्या करना है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात को रखा कि नवंबर में फिक्स करिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, जनवरी में अप्रोप्रिएट बेंच के पास जाएगा, वो डिसाइड करेंगे। तो इसमें जब कोर्ट का फैसला है तो मानना पड़ेगा। नहीं सर, कहीं ना कहीं जो कोर्ट इस तरह से बहस किया कि साफ तौर पे ये टाइटल सूट है, कोई अर्जेंसी नहीं है। वो तो शुरू से कोर्ट कह रहा है कि टाइटल सूट है, यकीनन ये टाइटल सूट है। तो आप उसके पहले भी कह रहे थे सर कि 2019 को दिमाग में रखकर ही ये लोग नहीं, ये आप देखिए, ये आपका सवाल गलत है। आप इस ऐसा सवाल करके गैर जरूरी आप एस्पर्शंस और मोटिव्स एट्रीब्यूट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। खुदा ना खास्ता आपको कहीं आप कंटेम्प्ट में आ जाएंगे, तो मत कैसे सवालात मत करिए, एहतियात करिए। कहीं ना कहीं आप इससे नहीं, कहीं ना सवाल देखिए, सवाल कहीं ना कहीं या क्योंकि चुनाचे का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने ये फैसला लिया है, ये इनका कंसिडर्ड डिसीजन है कि ये मसले को जनवरी में एक अप्रोप्रिएट बेंच के पास जाएगा, वो तारीख तय करेंगे। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि नवंबर में इसकी सुनवाई की जाए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने कहा है कि नहीं, जनवरी में अप्रोप्रिएट बेंच का फैसला करेगी, उनका कंसिडर्ड डिसीजन है। अब इसमें ये इस तरह की बात करना, ये तो मेरे ख्याल से गैर मुनासिब बात है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सर, गिरिराज सिंह जो सेंट्रल मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के सब्र का बांध टूट रहा है कहीं।
मैं तो ये कहूँगा कि यही बात इनको जाकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में जब जनवरी में हियरिंग होगी तो मोदी प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए कि अपने अटॉर्नी जनरल को चेंज कर दें और मोहतरम जनाब गिरिराज सिंह जो एक्सपर्ट हैं जूरिस्प्रूडेंस के, उनको खड़ा कर दें कोर्ट में और कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दें कि और लॉर्डशिप हिंदुओं का सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं मोदी प्राइम मिनिस्टर को कि गिरिराज को अटॉर्नी जनरल बना दीजिए और इनको जनवरी में हियरिंग जब होगी वो खड़े रह के ये जुमला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दीजिए। अब असदुद्दीन ओवैसी क्यों रिएक्ट करेंगे? गिरिराज जाकर खड़े हो जाए, वो काबिल आदमी है, बड़े, उनको पूरा कानून मालूम, संविधान मालूम, उनको सीआरपीसी मालूम, लॉ ऑफ एविडेंस, हर चीज़ उनको मालूम। ऐसा लगता है कि अब एरिस्टोटल के बाद अगर कोई दूसरा पैदा हुआ तो यही पैदा हुआ। सर तो कहीं ना मेरा जो सवाल था 2019 को लेकर के कि ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या उनको झटका लगा है? देखिए, झटका लगा या उनको 330 kV के हाई टेंशन वायर का किस हिस्से में लगा नहीं मालूम, मगर कोर्ट का फैसला है, मानना तो पड़ेगा। सर जो कहीं ना कहीं जो दबाव है आरएसएस का और खास करके हिंदू फोर्सेस का दबाव है, उसके बिना पर ये खबरें आ रही हैं कि सरकार इस मामले में ऑर्डिनेंस भी ला सकती है और वो ऑर्डिनेंस के लाइए ना, कब तक डराएंगे आप? लाइए ऑर्डिनेंस, लाइए, चलिए देखेंगे, हम भी देखेंगे। आप लाइए ऑर्डिनेंस, चलिए, हम तो कह रहे लाइए, बताइए ये कब तक ये करेंगे? ऑर्डिनेंस लाएंगे, लाइए ना ऑर्डिनेंस। संविधान के तहत मुल्क चलेगा या आपके मन मर्जी के मुताबिक चले? लाइए ना ऑर्डिनेंस, चलिए। अगर इस तरह का ऑर्डिनेंस आता है तो क्या उसके लिए अगेंस्ट कोर्ट में जाने की तैयारी? अरे लाइए ना, फिटकार पड़ेगी, लाइए ना ऑर्डिनेंस। हाँ, किस पे क्या लाया तो अब देखिए अब क्या होने वाला है। जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तो कहीं पर भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है ट्रिपल तलाक, आपने पहला जुमला लिख दिया। देखिए अभी ऑर्डिनेंस लाएंगे, अरे भाई लाके बताइए ना। सर अगर ऑर्डिनेंस आता है तो उस सूरत में क्या करेंगे जो पब्लिक मसले एक्शन कमेटी है? अरे पहले तो लाइए तो सही ऑर्डिनेंस, चलिए बताइए ऑर्डिनेंस। अरे ऑर्डिनेंस लाके बताइए, चलिए 56 इंच की सारे सीना है तो लाइए, बताइए, चलिए ऑर्डिनेंस लाइए। एक सीबीआई में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, ऑर्डिनेंस लाएंगे, लाइए ऑर्डिनेंस, चलिए। सर जो 3 जजों की बेंच आज है, तो सुप्रीम कोर्ट में आज से जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई टल गई है जनवरी के पहले हफ्ते तक के लिए, और जाहिर है कि इस मामले को लेकर तमाम लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की जानिब थी। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता, क्या कुछ हुआ, इस पर लोग बेचैन थे जानने के लिए। और इसी बीच खबर आई है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक के लिए ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। और हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले को लेकर सब लोगों की निगाहें लगी थी? देखिए कि जैसी उम्मीद की जा रही थी और जो सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि मामले की समाअत किस तरह से हो, हालांकि बहुत सारे लोग ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए थे, जो हमने देखा कि समाअत के बाद भी काफी लोगों ने नाराजगी का इजहार किया, खासतौर से महान धर्मदास ने नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, एक तरह से यह सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगाया कि वो मनमाने तरीके से समाअत कर रहे हैं। वो कहना ये चाहते थे कि समाअत जल्दी होनी चाहिए थी, 2 महीने का वक्त निकल गया जी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो किसी तरह के दबाव में नहीं है, किसी सियासत के दबाव में नहीं है, किसी तरह के सियासी बयान के दबाव में नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से इस पूरे केस को लेकर चल रहा है। अब जनवरी में ये मामला आएगा और उसके बाद तय होगा कि समाअत कब से शुरू होनी है, क्योंकि बेंच बनेगी। ये केस जब लगेगा जनवरी में, उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे समाअत किस तरह से होनी है और कब होनी है। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा स्टैंड है और ये माना जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह के दबाव में नहीं आया। विशाल,
जी खुर्रम, एक जिस कहा जा रहा था कि 3 रुकनी बेंच है जिसमें खुद रंजन गोगोई है और किशन कौल है और कुरियन जोसेफ हैं, तो क्या अब जो जनवरी में जो समाअत होगी ये इन्हीं 3 रुकनी बेंच के सामने ये समाअत होगी या उस पर भी कुछ फैसला आगे हो सकता है? नहीं विशाल, ऐसा नहीं है कि ये 3 रुकनी बेंच नहीं करेगी, बल्कि जनवरी में एक बेंच तय होगी और वो बेंच तय होगी और बेंच जो है वो इस मामले की सुनवाई करेगी और वो बेंच तय करेगी कि उस मामले को आगे किस तरह से इसकी समाअत होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यही बड़ा स्टैंड लिया है और माना जाना चाहिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को आगे लेकर जाता है कि सारे आज जो फरीक थे वो आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि 2011 से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है उसके बाद से अभी तक इस मामले की समाअत शुरू नहीं हो सकी है क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन एक बड़ा बयान जो है जो हमारे हमसे बात करते हुए मान धर्मदास ने दिया कि पार्लियामेंट से कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार ये कहा जा रहा था, मुसलसल बयानबाजी हो रही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने में देरी हो रही है तो पार्लियामेंट से कानून लेकर आया जाए। लेकिन एक फरीक जो है उन्होंने साफ तौर पर इसकी मुखालफत कर दी है। तो जो लोग ये चाहते थे कि बहुत तेजी में बहुत जल्दी में इस मामले की समाअत हो जाए, लेकिन बहुत तेजी में बहुत जल्दी में इस मामले की समाअत हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि वो कानूनी अवामिल जो है कानूनी तरीक़ाकार जो है उसी पर अमल करेगा और उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी का ये टाइम दिया है और आने वाले वक्त में देखना होगा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत करता है। जी खुर्रम, एक और अहम बात है, हर बार ये लगा कि शायद अब इसकी समाअत जो है वो मुकम्मल हो जाए और अब किसी नतीजे तक पहुंच जाए। जस्टिस दीपक मिश्रा थे जब तो ऐसा कयास लगाया जा रहे थे, ऐसी बातें की जा रही थी कि जब तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे हो सकता है कि उसी दौरान इसका फैसला हो जाए। रंजन गोगोई आए, अब ये मामला उनके अभी वो खुद अभी चीफ जस्टिस हैं लेकिन जनवरी में मामला जो है वो मुलतवी हो गया है। ये कोर्ट का अपना फैसला है, उस पर कोई टिप्पणी या कोई रिमार्क करना मैं नहीं चाहता, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या ऐसा लग रहा है, हालांकि आप अभी कह रहे हैं कि कोर्ट ने साफ किया कि किसी तरह कोई दबाव नहीं है, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि इस मामले को ज्यादा लिंगर करने से क्या जो एक जज्बाती जो एक रुझान होता है क्या उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, सियासत है और जो फरीक हैं वो अपनी अपनी जगह पे हैं और इस मामले को लेकर के जो है आम तौर से सियासत होती रही है और आगे भी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि वो किसी तरह के दबाव में नहीं आएगा, बाहर की जो बयानबाजी होती है उसके दबाव में नहीं आएगा, बल्कि वो कानूनी अवामिल और कानूनी तरीक़ाकार है या जिसको जो मुनासिब लगेगा उस हिसाब से फैसला करेगा। तो बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि बहुत जल्दी समाअत हो जाए तो उनको काफ़ी हद तक ये धक्का लग सकता है, लेकिन कई जो है वकला हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि देरी होने से मामले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि मामले की समाअत होगी और इस मसले का ठीक से हल निकलेगा और वो यही चाहते हैं। तो कई वकील भी हैं और जो फरीक हैं जो इस मामले में ख़ासतौर से रामलला है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदू महासभा है, ये सारे लोग इस बात को ज़रूर मानते हैं और ये चाहते हैं कि मामले की समाअत जल्द हो और ख़ासतौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ख़ासतौर से ये कहा गया कि इस मामले की समाअत जल्द हो, वो भी ये चाहते हैं और वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो सारे के सारे लोग जल्द चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ये चाहता है, शायद कोर्ट ने इस बात को मद्देनज़र ज़रूर रखा होगा कि उस पर जो एतमाद है वो किसी तरह से मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए और इसी को लेकर के कोर्ट ने अपने हिसाब से एक तारीख तय की है और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे की जो समाअत होगी वो जो है ठीक तरीके से होगी और एक जो है बेहतर जो है तस्फिया इस मामले का जो है वो धीरे धीरे होकर के निकल आएगा और इस मसले का कुछ ना कुछ हल निकल आएगा जो सन 1950 से लेकर के अब तक जो 70 साल हो गए हैं बराबर जो है अदालत में, कभी इस अदालत में कभी उस अदालत में और तारीखों के बीच जो है जो लटका रहा है। जी खुर्रम, हम आपको देख पा रहे हैं इस वक्त, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके साथ कोई मौजूद है इस बारे में मजीद वजाहत करने के लिए?
चूंकि इस कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने भी बात की थी एक वकील से, हम कुछ देर में उसे सुनाएंगे कि क्या उनका कहना था। इस वक्त मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके साथ अगर कुछ लोग हैं तो आप उनसे बात करें, और फिलहाल मकसद सिर्फ यही है कि इससे जो कानूनी जो पहलू है उस पे क्या असर पड़ सकता है। क्या किसी पक्ष को ऐसा लग रहा है, किसी फरीक को ऐसा लग रहा है कि जितना ज्यादा ये मामला तूल पकड़ेगा, जितना ज्यादा लंबा खींचेगा, उससे उनका स्टैंड शायद कमजोर हो? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अदालत में जो तस्फिया होता है वो सबूतों की बुनियाद पर होता है, दस्तावेजात की बुनियाद पर होता है। उसमें कोई भी वकील ये मानने को तैयार नहीं है कि देरी से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते हैं क्योंकि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकल आए, तो इसलिए जल्दी चाहते हैं। और सारे ही फरीक जो है लगातार वो ये कहते रहे हैं कि मसले का जल्द से जल्द हल निकले। लेकिन जहां तक देरी की बात है, देरी होने से इस मसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे दस्तावेजात हैं वो जमा हो चुके हैं, और इसी के साथ साथ जो ट्रांसलेशन के कागजात हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए हैं। तो और जो एक मामला था पिछले दिनों, जो इस्माइल फारूकी केस को लेकर के जो मुस्लिम फरीक की तरफ से एक मसला उठाया गया था, फैसले को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजने की बात की गई थी, वो मसला भी हल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर चुका है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस मामले की समाअत करता है खुद सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। और जहां तक देरी होने की बात है, देरी होने से मसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे फरीक ये मानते हैं और सभी ये कहते हैं कि ये मसला हल होगा और फैसला जो है उनके हक में आएगा। मिसाल जी खुर्रम, एक और खबर जो आपने भेजी वो इस ताल्लुक से थी कि महंत दास जो ये कह रहे थे कि कई लोग इस मामले को पार्लियामेंट में कानून लाकर हल करने की तरफ इशारा कर रहे हैं या ऐसी बातें कह रहे हैं। ऐसा कहना गलत होगा या ऐसा करना गलत होगा क्या? मजीद उन्होंने कहा था खुर्रम। देखिए, महंत धर्मदास हैं जो इस मामले के जो है फरीक हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में मामले को ले जाया जाए वो गलत है और ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये किस हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, बल्कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी का मसला है। जमीन किसकी है, पब्लिक के बताए कहा जाए, उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का मसला है कि जमीन मेरी है या किसी दूसरे फरीक की है। ये टाइटल सूट है और यही सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। इसमें पार्लियामेंट का कानून नहीं बनाया जा सकता, और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। और उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि कोई जब मसला कहना चाहिए कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाली बात है कि जब लोग नहीं चाहते, जब वो फरीक नहीं चाहते कि पार्लियामेंट से कानून बनाया जाए, और ये हमारा अपना आपस का मसला है जो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से ही हल होना चाहिए। और इस बात से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाया जाए। हालांकि उस बात से वो काफी नाराज थे कि काफी लंबी डेट लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साफ तौर पर यह जरूर कहा कि मामला जो है पार्लियामेंट के कानून से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से हल होगा। जी खुर्रम, एक और अहम बात है, ये सब लोग जान रहे हैं कि मुल्क में कानून जो है उसका राज है और हमारे पास अदलिया है, बहुत मुस्तहकम निज़ाम है अदलिया का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम लेकर देखें, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यहाँ तक कहा जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है आस्था का मंदिर, मतलब एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा होता है। उसके बावजूद खुर्रम ऐसी बातें आती हैं, अभी हालिया दिनों हमने देखा RSS चीफ ने कहा कि सरकार को चाहिए कि पार्लियामेंट में कानून लाकर मंदिर बनाने का रास्ता जो है वो साफ किया जाए। दूसरी तरफ उसी पार्टी के जो सदर हैं, कौमी सदर, वो ये कहते हैं कि अदालतों को ऐसे फैसले देना चाहिए जिस पर अमल करना, जिसका पालन करना आसान हो। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जो जमात जो बरसर इक़्तिदार है, जिसके हाथ में हुकूमत की बागडोर है, उसके लोग ही जब ऐसी बातें करेंगे तो क्या आपको लगता है खुर्रम कि इसका असर जो है कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने के लिए कि आउटसाइड जो कोर्ट है वो, उससे क्या इसके माहौल पे कुछ असर नहीं पड़ेगा? देखिए ये जान लेना चाहिए कि जो मौजूदा हुकूमत है
बीजेपी जिसको लीड कर रही है, उनका एक जो अहम इशू था, और कहना चाहिए कि उन्होंने अपने मंशूर में भी कहा था कि वो राम मंदिर की तामीर के लिए रास्ता साफ करेंगे और वो बनाने की कोशिश करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन तो उसको लेकर के हुकूमत के वज़रा जो हैं वो भी बयान देते रहे हैं, लेकिन मुल्क का निज़ाम जिस तरह से है उसमें अदलिया पूरे तौर पर आज़ाद है। अगर हुकूमत को कोई काम करना है तो पार्लियामेंट से कानून बनाकर कर सकती है, लेकिन वो कानून भी जो है वो बुनियादी हुकूक और जो दस्तूर की बुनियादें हैं उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के बार बार बहस भी होती रही है। तो हमें ये मानना चाहिए कि अदलिया आज़ाद है, इसलिए अदलिया अपने तौर पर काम करती है और एक सुतून जो है जो चेक एंड बैलेंस का है वो मीडिया का है। तो इस तरह से हर एक अपनी अपनी जगह पर आज़ाद है। हालांकि हम देखते रहे हैं कि हुकूमतें इन्फ्लुएंस करती रही हैं इदारों को, लेकिन फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इसी वजह से उसको जो है सबसे बड़ी अदालत कहा जाता है, क्योंकि उसके फैसले सबके लिए ऐसे होते हैं जिन पर किसी को शक नहीं होता है और वहां से सबको उम्मीद होती है कि वहां से इंसाफ होगा। और इसीलिए मसला यहाँ पर आया है। सन 2010 में 30 सितंबर को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया था और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला और तीसरा जो है नूरमी अखाड़ा को दे दिया था। तो उसके बावजूद जो है सब लोग यहाँ पर आए हैं और इस उम्मीद में आए हैं कि यहाँ से उनको इंसाफ मिलेगा और जमीन किसकी है, क्योंकि जमीन का बंटवारा किसी ने नहीं चाहा था, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं और वो ये चाहते हैं जमीन किसकी है इसका तस्फिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट करे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शुरुआती समाअत के दौरान ही ये साफ कर दिया था इस मसले को वो सिर्फ टाइटल सूट की तरह लेगा, किसी और बुनियाद पर इसको नहीं लेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था और अब यह मसला यहां पर बना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को जो है वो पूरे तौर पर हल करेगा। जी खुर्रम, हम एक सवाल आपसे कर रहे हैं, उस साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। एक सवाल यही है कि टाइटल सूट पर यानी मालिकाना हक पर, अराजी के मालिकाना हक पर ये सुनवाई आगे होगी, तो क्या ये फिर से एक बार वाज़ेह करना चाहूँगा, आप बताएं इसको कि जो पिछला मामला था जिसको कई तरह के जिसके मानी मतलब निकाले जा रहे थे, आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो लोग ऐसा समझते हैं, जिसमें यह बात क्लियर हुई थी कि नमाज के लिए मस्जिद ज़रूरी नहीं है या मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाए ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बाद में क्लियर किया कोर्ट ने कि इस मामले से, इस फैसले से जो टाइटल सूट का मामला है उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो हमारे नाज़रीन हैं उनमें कई तरह की इसको लेकर अंडरस्टैंडिंग बनी। क्या ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह है? एक बार मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं ताकि हमारे नाज़रीन समझ पाएं कि किस तरह से ये मामला मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है या नहीं उससे अलग है, और कैसे ये मामला टाइटल सूट का बनता है, किस तरह इस मामले पर उस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा जिसमें यह कहा गया है कि मस्जिद जो है नमाज के लिए ज़रूरी नहीं है या नमाज मस्जिद ही में पढ़ी जाए ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, इस्माइल फारूकी केस था 1994 का, उसमें क्योंकि वो मसला था अयोध्या में जो ज़मीन का कहना चाहिए कौमियाया गया था, उसका अधिग्रहण किया गया था, तो उसको लेकर के ये ऑर्डर था और उसी के बीच में ये ऑब्जर्वेशन भी था कि नमाज के लिए मस्जिद ज़रूरी नहीं है, यानी कि नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो मुस्लिम फरीक की तरफ से एतराज़ किया गया था, क्योंकि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तो इस पर काफ़ी हद तक इन्हिसार किया गया। उसके बाद इस जगह को बांट दिया गया था और बार बार जो है बीच में ये जो ऑब्जर्वेशन था इसको बुनियाद बनाया गया था। इसकी वजह से यह मसला सुप्रीम कोर्ट में उठा और पहले ये कहा गया कि पहले इस मसले को जो है वो हल कर लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले में साफ तौर पर ये जो फैसला दिया कि क्योंकि मसला जो है वो अधिग्रहण को लेकर था, ज़मीन को कौमियाने को लेकर के था, तो इसलिए इस मसले में उसका जो है कोई असर नहीं पड़ेगा, वो मसला अलग है और ये मसला बिल्कुल अलग है। तो इस वजह से वो मसला बिल्कुल अलग हो गया और उसका कोई रेफरेंस जो है इस केस के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन कई लोगों को जो है ऐसा लगा था कि मस्जिद कहीं भी पढ़ी मस्जिद के बजाय नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, तो मस्जिद ज़रूरी नहीं है। तो अब क्योंकि मसला वो अलग कर दिया गया और ये मसला बिल्कुल अलग कर दिया गया, यानी कि उसका जो फैसला है उस फैसले का कोई भी असर इस मामले पर नहीं पड़ेगा और ये मामला अलग रहेगा। इसलिए इंसाफ की जो बात है
यानी कि जो एक तरह की तशवीश थी मुस्लिम फरीक को, वो दूर हो गई है, खासतौर से इस मसले को लेकर के। तो ये मानना जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि मसले को बिल्कुल अलग तरीके से देखा जाए। हालांकि हमने देखा है कि कई लोग जो है इस मसले को लेकर के अभी तशवीश में है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उस मसले को खारिज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले के ऊपर खासतौर से अयोध्या और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो तनाज़ा है उसको लेकर के ये साफ कर दिया, क्योंकि वो मसला अलग है और ये मसला अलग है, इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा और दोनों को मिलाकर नहीं देखा जाएगा, ना कोई रेफरेंस इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए वो दलील ख़त्म हो गई है कि नमाज के लिए मस्जिद ज़रूरी नहीं है, यानी कि मस्जिद ज़रूरी है, वो इस्लाम का अपना अलग मामला है। तो अब यह मानना चाहिए कि इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अब इस मामले की समाअत जो है वो जो है अगले साल जनवरी में करेगा। इस साल खुर्रम, आपने काफ़ी तफसील से हमें सारी बातें बताई हमारे नाज़रीन को, और इस वक्त हम आपको बता दें कि इस वक्त जयपुर से हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं, मौलाना वाहिद साहब हैं, जो राजस्थान जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी हैं। मौलाना साहब, आपको मेरी अगर आवाज़ मिल रही हो तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरा पहला सवाल, विशाल आजम बोल रहा हूँ मैं, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आपको ये खबर मिल गई कि जो समाअत आज होनी थी वो मुलतवी हो गई है जनवरी के पहले हफ्ते तक के लिए, और आपका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, ये तो अदालती प्रोसेस है, खबर हमें मिली है, अदालत का प्रोसेस है, अदालत के अंदर बहुत सारे तकनीकी और कानूनी मामलात आते रहते हैं जी। और उन मामलात के तहत अदालत जो है वो सुनवाई को आगे करना या जल्दी करना ये सब तय करती रहती है। ये अदालती प्रोसेस है और इससे किसी को इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है जी। ये तो जैसे जैसे चलेगा और कितना भी लंबा खिंचता है, कितना छोटा खिंचता है, बरसों से हम देखते आ रहे हैं जी, है कि नहीं? तो ये तो अदालती प्रोसेस है जी। मौलाना साहब, एक और सवाल है यहाँ पे कि एक तरफ बातें हो रही हैं कि कोर्ट पर हमें एतमाद है, खास तौर से वो फरीक जो, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि जो उस जगह को लेकर अपना दावा कर रहा है कि वो जगह हमारी है या वहां मस्जिद ही होनी चाहिए, वो लगातार ये कह रहा है कि हमें कोर्ट के फैसले पर एतमाद है। दूसरे फरीक की तरफ से भी ये बातें आती हैं, लेकिन साथ ही साथ कई ऐसी तंजीमें हैं जिनकी तरफ से ये बातें आती हैं कि पार्लियामेंट में कानून बनाकर मंदिर बनाने का रास्ता हमवार किया जाए। कोई कहता है कि एक बीजेपी कौमी सदर का ये बयान आया है कि अदालतों को ऐसे फैसले देने चाहिए जिनका पालन करना आसान हो, हालांकि वो कुछ और मामले पे केरल में ये बयान दे रहे थे। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ऐसे बयानों से क्या लगता है कि इंसाफ जो कोर्ट करेगा वो मुतासिर हो सकता है क्या? मैं कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये माहौल बनाने का क्या फर्क पड़ेगा, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, ये जो लोग हैं इस किस्म के, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। ये भारत के संविधान पर, उसकी पवित्रता पर, न्याय प्रणाली पर, अदालती निज़ाम पर, किसी पर इनका कोई यकीन नहीं है। इन सारी बातों से ही वाज़ेह होता है। परसों जो एक बहुत बड़ी तंजीम के पार्टी के सदर मोहतरम ने जो केरला में बयान दिया है, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये लोग मुल्क की अदालत, उसके सेकुलरिज्म और उसके दस्तूर में इनका कोई यकीन नहीं है। ये अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुल्क के दस्तूर और निज़ाम को चलाना चाहते हैं जी। और हमारा ये ख्वाहिश है, तमन्ना है और होनी भी चाहिए कि मुल्क में कानून का राज बना रहे जी। और मुल्क में कानून का राज जब भी बाकी रह सकता है कि जब अदालत को फ्री हैंड होकर के उसको अपने तरीके से काम करने दिया जाए जी। और अदालती फैसले का इंतजार किया जाए। ये एक अक्सरियती तबके के, एक खास तबके की दादागिरी है और वो दादागिरी के बलबूते पर इस मसले को हल करना चाहते हैं। अगर इस मसले को पार्लियामेंट में ले जाया गया और पार्लियामेंट में कानून बनाकर इस मसले को हल किया गया तो ये नागरिकों के, शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी जी। और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी एक नया मसला खड़ा करेगी। इसलिए जरूरी है कि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, शांति कायम रहे, कानून का राज बना रहे। तो सभी फरीकों के लिए ये सबसे बेहतर जरिया है कि वो अदालत का सम्मान करें, उसके अमल का सम्मान करें और अदालत के फैसले का इंतजार करें। यही सबसे बेहतर होगा। इस किस्म की बयानबाजी से मुल्क में अनारकी फैलती है जी।
बदउनवानी फैलती है और मुल्क में लाकानूनियत का माहौल बनता है। ये किसी भी तरह मुल्क में मफाद में नहीं है। जी, शफात हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, बीजेपी के तर्जुमान हैं, और साथ ही अरविंद यादव हैं पीएसपीएल के तर्जुमान। आप दोनों का मैं इस्तकबाल करता हूं। अगर नाम लेने में कुछ गलती या चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा। शफात साहब, आपसे मेरा सवाल पहला ये है कि ये जो आज से हियरिंग होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो हियरिंग अब मुलतवी हो गई है जनवरी के पहले हफ्ते तक के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, ये एक अदालत की प्रक्रिया है। किसी वजह से उस डेट को जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन हमारे भाई ने जो भी विस्तार से बात बताई, हाँ, यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक है आस्था और दूसरी है शरीयत। तो एक चीज हमें ये देखना है कि हमारी शरीयत क्या कहती है, और आस्था, चूंकि करोड़ों लोगों की राम मंदिर से, भगवान राम से आस्था जुड़ी हुई है। शरीयत में सीधा सीधा दिया गया है कि किसी की जगह को, किसी भी धार्मिक स्थल, दूसरे मजहब के लोगों के धार्मिक स्थल को तोड़कर वहां पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। अगर वहां पर राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो वहां पर नमाज जायज नहीं है। और ये एएसआई की रिपोर्ट से और सारी चीजों से साबित हो गया है कि वहां पर राम मंदिर था पहले से, और उसको वहां पर ये आपको कैसे पता चल गया? कोर्ट अभी इस पर गौर व फिक्र ही कर रहा है, कोर्ट इस पर तारीख पे तारीख ले रहा है। आप ही पहले से ही कह रहे हैं कि ऐसा था, ये सब कुछ साबित हो चुका है। अभी फिर से मतलब कोर्ट से मतलब ज्यादा जानकारी आपको है, या कोर्ट जो है जो फैसला करना चाहती है वो आप कह रहे हैं? देखिए, कोर्ट का फैसला अपनी जगह, वो सारे लोग मानते हैं, नहीं मानते वो अलग बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग स्टैंड है कि वहां पर ये आस्था का प्रश्न है, और आस्था के हिसाब से वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। और मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि जब वहां पर नमाज जायज नहीं है शरीयत के हिसाब से, तो इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहिए। क्योंकि पसरल्ला बोर्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि ये मसला को हल हो, वरना अब तक ये मसला आपसी भाईचारे से और बैठ कर तय हो चुका होता। तो भाईचारे का मतलब क्या है? कि पहले कुछ ऐसा काम कर दिया जाए जो नापसंद हो, उसके बाद हम कहें कि भाईचारा निभाया जाए? नहीं, नापसंद का सवाल ही नहीं उठता। नापसंद तो पहले हुआ जब जो राम मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद, उसी चीज को तो लेकर बातें हो रही है, उसी चीज को लेकर कोर्ट में फैसला चल रहा है। किया मीर बाकी ने किया, उसी चीज को तो लेकर कोर्ट में समाज हो रही है। अभी हम पहले कैसे कह सकते हैं इस बात को? देखिए, पहले इसलिए क्योंकि हम एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कर रहे हैं, और चूंकि ये भारत है और भगवान राम में पूरे भारत के हिंदू मुसलमान सभी की आस्था उसमें है, उससे किसी को इनकार नहीं है। सवाल ये है कि जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से पहले, कोर्ट से बाहर ऐसे बयानात क्यों आते हैं? फिर क्या कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, कोर्ट की जो जरूरत, जो लोग कोर्ट में गए हैं वो कोर्ट अपनी जगह पर है, लेकिन ये प्रश्न आस्था का है। यहाँ पर राम अपनी जगह पे बनना चाहिए और बनकर रहेगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे अभी साबरीमाला वाले मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है, क्या आप नहीं मानते उस फैसले को? कहिए, यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं या नहीं है? देखिए, जो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं या नहीं है जो साबरीमाला मंदिर को लेकर आया है? वर्षों से चली आ रही है। आस्था में किसी को दखल नहीं देना चाहिए। हर आदमी का अपना धर्म है, अपने धर्म के हिसाब से चलता है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए किसी के उसमें, किसी के मजहब में। मौलाना साहब से हम सवाल करेंगे। मौलाना साहब, इसके जवाब में कुछ कहना है आपको? वो चलना चाहता है। जी, ये जयपुर से हमारे साथ मौलाना साहब जुड़े हैं, आपको कुछ कहना है इसके जवाब में? जी, मुझे इसमें कहना है कि ये जो बात आस्था वाली है जो हमारे भाई साहब फरमा रहे हैं जी, इन्हें ये बात इनके वकीलों के जरिए और सरकारी वकील के जरिए अदालत के सामने कहनी चाहिए जी। अदालत को ये कहना चाहिए कि ये आस्था का मामला है और इसे निपटाने का इख्तियार आपको नहीं है जी, बल्कि ये बाहर तय होगा। जहां तक शरीयत का मामला है या आस्था का मामला है जी, ये तो जब दोनों पार्टियां बैठे तब शरीयत और आस्था की बात हो सकती है जी। लेकिन जब मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में है और मुल्क में मोदी जी खुद कहते हैं कि गीता या कुरान जो कुछ है वो भारत का संविधान है, तो संविधान के अनुसार न्याय प्रणाली है। इनको मेरा ये मशवरा है
कि ये जो आस्था वाली बात ये कह रहे हैं, इन्हें जाकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकारी वकील के जरिए ये बात वहां रखनी चाहिए। तो अगर अदालत ये कह देती है कि ये मसला उसके दायरे इख्तियार में नहीं है और ये आस्था का मामला है, मसला हल हो जाएगा। जी बिल्कुल। बहरहाल अभी मामला कोर्ट में है। अरविंद यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, मैं आपके पेशेंस की तारीफ करते हुए सिर्फ इतना कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए एक वक्फा लेता हूं और वक्फे के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम भी जुड़ेंगे, थोड़ी देर के बाद हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। बहुत ही खास मौजू है, बड़ी खबर है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत होनी थी आज से बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े को लेकर, वो समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और जाहिर है कि इससे कुछ लोगों को जिन्हें ये उम्मीद थी कि जल्द से जल्द इस बारे में फैसला मिल जाए, फैसला कोर्ट का आ जाए, उन्हें थोड़ा मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये कुछ लोग ही नहीं बल्कि तमाम लोग, मैं ये कह सकता हूँ, जो फ़रीक इस मामले के हैं वो भी, और फ़रीक के अलावा भी जो मुल्क की निगाहें इस पर टिकी हैं। एक अहम मसला है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम जुड़ रहे हैं दिल्ली से। खुर्रम, आपके पास आ रहा हूं मैं अपने तमाम मेहमानों से इस रिक्वेस्ट के साथ कि मैं आपके पास भी आऊंगा। खुर्रम, आपके पास पहले आता हूं। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो बातें बार बार आ रही हैं कि कोर्ट अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, तो क्या कोर्ट जो है वो फैसला अगर जो लेगा तो वो आस्था से अगर टकरा जाता है, आस्था के इर्द गिर्द हो जाता है, क्योंकि आस्था तो दोनों फरीक को है। तो ऐसे में कोर्ट का वजूद या कोर्ट के फैसले का मतलब कितना जरूरी है, इन बातों के हवाले से मैं पूछ रहा हूं जो कही जा रही हैं बातें। खुर्रम, देखिए विशाल, हमारे साथ जो है हिंदू महासभा के वकील जो हैं हरिशंकर जैन जी हैं। आप कुछ देर पहले मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे कि देरी होने से कितना फर्क पड़ेगा। जी मैं इनसे पूछ लेता हूं और उसके बाद मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दूंगा कि आस्था और आस्था पर कितना फर्क पड़ेगा। जी जिस तरह से आज एक डेट तय की गई, कितना फर्क पड़ेगा केस पर, और आप लोग मतलब कितने खुश हैं इस डेट से? देखिए, कम से कम 2-2.5 साल अभी सुनवाई में लगेगा, उसके पहले फैसला नहीं आता। और कोर्ट के निर्णय से खुश और नाखुश होने का सवाल नहीं है। हमने वोट दिया था, अब वोट दिया था इसी खुशी के लिए कि जो चुनी हुई सरकार है वो जनता की भावनाओं को पूरा करेगी। देश में श्री राम मंदिर बने, तुरंत बने, इसलिए जनता ने वोट दिया था। और आज भी मैं समझता हूँ कि मोदी जैसा ओजस्वी नेता, कर्मठ नेता, जो जन भावनाओं को समझता है, जन भावनाओं की अनदेखी नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या जिस तरह से अब जनवरी में एक डेट तय हुई है, क्या उससे कुछ मुकदमे पर, इस केस पर फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मुकदमा 60 साल चल रहा है। 500 साल से हिंदू जनता कुर्बानी दे रही है, तो साल 2 साल 3 साल कुर्बानी ये इंतजार और है, वो एक अलग चीज़ है, परंतु जनता मूड में नहीं है। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे कि वोट की, कि हमने वोट दिया था इस सरकार को, लेकिन कोर्ट तो सरकार से अलग है, एक आज़ाद जो है पूरा इंस्टीट्यूट होता है, तो आप इसमें सरकार को कैसे जिम्मेदार बता सकते हैं? मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि सरकार जो है, कोर्ट और कोर्ट दोनों अलग चीज़ें, मुझे कोई इसमें मानने में दिक्कत नहीं है। सरकार आती है जनता की भावना को पूरा करने के लिए, वोट दिया जाता है जन भावना के व्यक्त करने के लिए। जनता ने वोट दिया था। खुर्रम, सवाल यहाँ पर सरकार का नहीं है, सवाल यहाँ पर कोर्ट का है। खुर्रम, उनसे ये पूछिए कि कोर्ट का क्या यहाँ पर रोल है, क्या कोर्ट का रोल ये है कि नहीं है कि फैसला वो करे? सरकार का ग्राउंड कहने का कि बहुत टाइम लग रहा है और नई प्रक्रिया में लंबा एक सवाल ये है कि मसला यहाँ कोर्ट का है, और क्या कोर्ट का कोई रोल बनता है? क्या भारत में कोर्ट कोई चीज है? कोर्ट संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है। देश में कानून बनाना भी संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करें, यह भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ, एडवोकेट हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ जो न्यायिक प्रक्रिया या संवैधानिक प्रक्रिया से बाहर हो। संवैधानिक प्रक्रिया ये है कि जिस मामले में तुरंत कानून बनना जरूरी हो, जनता के हित में बनना जरूरी हो, उसको पूरा किया जाए। लेकिन आप ही की तरफ से महंत धर्मदास ने साफ तौर पर कह दिया कि ये प्रॉपर्टी का मामला है, ज़मीन मेरी है या उनकी है, इसमें सरकार या किसी को भी कानून बनाने की कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये आपके महंत धर्मदास कह रहे हैं? ऐसा है कि महंत धर्मदास जी का व्यक्तिगत व्यू हो सकता है। आम जनता 90% हिंदू जनता का मत है कि श्री राम मंदिर निर्माण तुरंत शुरू हो। अगर नहीं शुरू होता तो 2019 में कोई भी पार्टी,
चाहे भाजपा या कोई पार्टी हो, तो श्री राम मंदिर के समर्थन। खुर्रम, सवाल अहम है। देखिए, हम एक वकील से बात कर रहे हैं, हमें उनसे कानूनी पहलू पे बातें करनी चाहिए। खुर्रम, मेरा सवाल ये, उनसे ये पूछिए कि क्या जब ये सुनवाई आज जो समाप्त होनी थी ये टल गई है, इससे फैसले पर क्या असर पड़ेगा, और अगर ये टल गई है तो कब तक और इस तरह से आगे जा सकता है? इसमें कानूनी पहलू क्या है इसका? जनता की ओर से और आम भक्तों की ओर से सरकार से अपील करता हूं कि तुरंत इसमें क्या कानूनी पहलू है खुर्रम? कानूनी पहलू की बात करते हैं, जिस तरह से आज सुनवाई टल गई है, क्या इस टलने से कोई फर्क पड़ेगा, और ये जो है जो फैसला आ सकता है वो कब तक आ सकता है, कब तक सुनवाई शुरू हो सकती है? जो कानूनी पहलू है वो क्या है? देखिए, कानूनी पहलू ये है कि अगर सुनवाई शुरू होगी तो 1 महीने में 10 दिन करीब सुनवाई होती है, और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहेंगे। कई पक्ष हैं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकता है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि कानूनी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, और कानून में बीच में कितनी एप्लीकेशंस आती हैं, कितनी बेंचें बदलती हैं। तो इस सारी प्रक्रिया को देखते हुए मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि केवल अध्यादेश लाकर राम मंदिर बनाना यही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। कोर्ट सोल्यूशन नहीं है जी। कोर्ट सोल्यूशन तब होता है जब कोर्ट त्वरित न्याय करता है। अगर तो मतलब क्या ये इन्हें उम्मीद नहीं है? इन्हें उम्मीद नहीं है कोर्ट से? खुर्रम, क्या इन्हें कोर्ट से उम्मीद नहीं है? ये लॉयर है, वकील हैं, ये दोनों उत्तरदायी हैं, उनकी ड्यूटी है कि उसको पूरा करें। क्या आपको लगता है कि कोर्ट ये फैसला नहीं कर सकता, और आप लोग कोर्ट में मतलब क्या आपको उम्मीद नहीं है कि ये फैसला आपके हक में आएगा, इस वजह से अध्यादेश ले आना चाहिए? हम लोगों ने शुरू से कहा था, जब जुलाई में सुनवाई शुरू हुई थी तब भी कहा था, ये मुस्लिम पक्ष की डिमांड थी, वो देर कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि साहब 2019 के बाद फैसला हो, और जिस ढंग से केस चल रहा है, पहले एक इशू फैसला हुआ कि साहब ये लार्जर बेंच को रेफर हो, जबकि कोई इशू नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तुरंत फैसला होना चाहिए। और दूसरी बात एक बात और है, ये आपने अभी जो कहा, हम लोग पक्ष बहुत मजबूत है। इतना लंबा 9000 पेज जजमेंट है। चलिए, पक्ष मजबूत है, ये इन्हें उम्मीद है, लेकिन साथ ही साथ इनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि ये हर हाल में चाहते हैं कि फैसला इनके हक में हो। हर फरीक ये चाहता है, जो भी इस मामले का पक्षकार है, जो फरीक है, वो ये चाहता है। खुर्रम, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, पीएसपीएल के तर्जुमान। अरविंद जी, ये पीएसपीएल क्या है, आप खुद ही बता दिए जरा। एक बार रिपीट कर दे। जी अरविंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सवाल ये है कि मैं आपसे इस पे आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं कि ये इतना अहम मामला है, इतना संजीदा मौजू है। आज सब लोगों की निगाहें टिकी थी कि आज क्या कुछ होता है कोर्ट में। पता ये चला कि सुनवाई जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते तक के लिए मुलतवी हो गई है, टल गई है। तो इस पर आपका रिएक्शन क्या है? जी जी, देखिए, मेरा यही रिएक्शन है, पीएसपी लोहिया का इसमें यह है, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का भी यही है कि जो कोर्ट का आदेश आएगा, जो कोर्ट का निर्णय आएगा, उसको माना जाएगा। चूंकि हम भारत जैसे मुल्क में हैं और यह भारत संविधान से चलता है, न कि किसी संघ से चलता है, न किसी पार्टी से चलता है। अभी जिस तरीके से भाजपा के नेता जो बगल में बैठे हैं प्रवक्ता के रूप में कह रहे थे कि 100 करोड़ का यह आस्था का विषय है, मैं कहना चाहता हूं कि क्या आस्था का विषय है तो कोर्ट से ऊपर है। कोर्ट के निर्णय को आप नहीं मानते हैं? जब मामला अगर अदालत में चल रहा हो तो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जो मेरा मानना है जी। और उस पे देखिए, पहले भी महंत कह चुके हैं धर्मदेव दास जी कि इस पे कोई भी जो अदालत में मामला चल रहा हो कि कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन भाजपा अपनी जो 19 का इनका एजेंडा था कि राम मंदिर, 14 इलेक्शन में जो इन्होंने एजेंडा रखा था कि राम मंदिर, उस लिए ये कार्य ऐसे कर रहे हैं लोग कि 19 इलेक्शन के पास कुछ सुनवाई हो, दंगा हो, जिससे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। नहीं, आज तक क्यों सो रहे थे? मैं कह रहा हूं कि 4.5 साल दिन हो गया, आज तक आप सो रहे थे। आप ST/SC एक्ट पे बिल अध्यादेश ला सकते हैं, ट्रिपल तलाक पे अध्यादेश ला सकते हैं, तो राम मंदिर पे क्यों नहीं? आपको अगर बनाना था राम मंदिर तो क्यों नहीं इस पे आपने अध्यादेश लाया? इस पे भी अध्यादेश आ सकती थी। शफात साहब, इसका जवाब चाहिए आपसे, इस पे अध्यादेश क्यों नहीं लाया आपने अभी तक? ये सवाल कर रहे हैं अरविंद सिंह जी आपसे।
जी देखिए, राम मंदिर बनाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है और ये तो क्या संविधान से हट के बनाएंगे? करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर जरूरत पड़ी तो राम मंदिर की कानून बनाकर जो है वो राम मंदिर को बनाया जाएगा वहां पर। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है, वोट का कोई मतलब नहीं है। अगर राम मंदिर कोई भारत में बनाएगा वो तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। किसी जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, किसी अन्य दल पर भारतीय जनता का विश्वास नहीं कि वो राम मंदिर बनाकर देगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिलाते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाया जाए। इनके जब रिपोर्ट संघ में होती है तो ये संविधान को मानते ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। देखिए, आस्था सबसे ऊपर है और आस्था से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर भगवान राम का प्रश्न है। और जब शरीयत में ये पूरी तरह शरीयत में सीधे सीधे कहा गया है कि किसी भी विवादित और ऐसे प्रवक्ता हैं कि आस्था ऊपर है। बैठे आप इनसे पूछ लीजिए कि संविधान ऊपर है कि आस्था ऊपर है, देश संविधान से चलेगा कि इनकी आस्था से चलेगा। फैसला बोर्ड मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है और शरीयत से लोगों को गुमराह कर रहा है। सफात हुसैन जी, आप बता दीजिए कि देश संविधान से चलेगा कि आपकी आस्था से चलेगा? देखिए, ये आस्था का प्रश्न है। सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी, आपको तय करना चाहिए कि आदेश किससे चलेगा या मुल्क किससे चलेगा। आपके संविधान से चलेगा कि आपके आस्था से चलेगा? आप नहीं चाहते कि राम मंदिर बने? नहीं, हम जो कोर्ट आदेश करेगा वो चाहते हैं। अलग हुए नहीं, आपकी जो कोर्ट मैं आपसे पूछ मैं कह तो रहा हूँ कि जो कोर्ट आदेश करेगा उसको हम लोग मानेंगे। जो शीर्ष अदालत है जो तय करेगा उसको मानेंगे। बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। कोर्ट आदेश करेगा तो बिल्कुल बनना चाहिए। आपको मानते हैं या नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ या नहीं मानते? मैं मानता हूँ। आप बता दो ना कि आप क्या मानते हो? राम का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कोर्ट आदेश करेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। कोर्ट अपनी जगह पर है, लेकिन जब मामला कोर्ट में हो तो वो चीज होनी चाहिए। आपके चिल्लाने से नहीं होगा, ऐसे भोंकते रहिए जिंदगी भर, कुछ नहीं होगा आप लोगों के चिल्लाने से। आप तक सो रहे थे, नहीं बनाई जा सकती। आप 4.5 साल तक क्यों सो रहे थे? मैं सो नहीं रहा हूँ, हमारी सरकार क्यों सो रहे थे? हमारी सरकार अध्यादेश आपने क्यों नहीं लाया? हमारी सरकार अपना काम कर रही है। जरूरत पड़ी, जरूरत पड़ेगी तो राम मंदिर बनाकर कानून बनाकर राम मंदिर बनाएंगे। आपने तो पति पत्नियों को बांटने का काम किया है महोदय। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। राम मंदिर तो राम मंदिर बनेगा। आप बोलिए, आदेश होगा। शफात जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शफात जी, आपसे मेरा सवाल है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? से ऊपर संविधान है। शफात जी, आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? कोर्ट से मतलब ये आस्था का प्रश्न है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? जनता सुन रही है। नहीं, आप जब मत की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए ना, क्या कोर्ट का कोई वजूद है? क्या उसका कोई रोल है? करोड़ों लोगों की आस्था राम मंदिर में है। भारत के करोड़ों लोगों की आस्था राम मंदिर में है। उससे किसी को इनकार नहीं है। तो आप संविधान, मथुरा में भी इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते? ये विवादित आप संविधान को नहीं मानते? आप कह दो कि मैं नहीं मानता हूँ। नमाज जायज नहीं है। मौलाना वाहिद साहब हमारे साथ हैं। मौलाना वाहिद साहब, आपके पास में आ रहा हूं। ये जो बातें हो रही हैं, एक तरफ आस्था आस्था आस्था, यानी कि सीधे तौर पे ये ना कहना कि कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, वो ऐसा कह नहीं रहे हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट में है और खासतौर से ऐसी पार्टी जो बरसरे इख्तिदार है, उसके लोग अगर ये कहेंगे कि कोर्ट अपनी जगह पे है, हम आस्था को लेकर चल रहे हैं, आस्था को लेकर, तो क्या ये नहीं समझा जाए कि कोर्ट का कहीं ना कहीं उसकी इज्जत में, उसके वकार में हम कमी कर रहे हैं? देखिए, ये जो अभी शफात साहब बात कर रहे हैं जी, मैं पहले उन 2-3 बातों के बारे में कुछ अर्ज करना चाहूंगा जी। नंबर 1, सबसे पहले भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का जहां तक सवाल है, इस बारे में हिंदुस्तान के किसी भी मजहब और जाति में कोई इख्तलाफ नहीं है। भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए और शानदार बनना चाहिए जी। लेकिन जिस तरह ये शरीयत का मसला बता रहे हैं कि भाई शरीयत में किसी दूसरे की जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती, तो ये तो उसूल सभी धर्मों में किसी दूसरे की जमीन छीनकर भगवान राम का मंदिर भी नहीं बनना चाहिए। अब यह है कि वो जमीन आपकी है कि नहीं, ये तय कौन करेगा जब डिस्प्यूट हो? तो ये तो होते हैं, तो संवैधानिक प्रक्रिया में अदालत ही करेगी जी। एक मिनट
मीर बाकी बाबर के सेनापति ने मंदिर आप बोलिए शफाज साहब, अभी आप खामोश रहिए, अभी आपको मैंने मौका दिया था। शफाज साहब आज तक जी, वाई साहब बोलिए। अब रह गई बात ये कि ये लोग ये मुल्क को ये तय करना पड़ेगा कि ये मुल्क कानून और संविधान के हिसाब से चलेगा या दादागिरी के हिसाब से चलेगा जी। अगर दादागिरी के हिसाब से चलेगा तो मुल्क में गृहयुद्ध होगा, लाकानूनियत फैलेगी और गलत हो जाएगा, फिर हर आदमी अपनी आस्था लेकर आएगा। जहां तक कि ट्रिपल तलाक का सवाल था, वहां पर भी तो मुसलमानों की आस्था का सवाल था जिसे सरेआम कुचला गया जी। और लेकिन हमने अदालत के फैसले का सम्मान किया जी। नंबर 2 बात ये कि इनकी दोगली बातें जो हैं ये है कि अगर ये कहते हैं कि इनको माननीय नरेंद्र दी मोदी के ऊपर विश्वास है तो हो हल्ला और चिल्ला पुकार भी तो उन्हीं के लोग कर रहे हैं, उन्हें इंतजार करना चाहिए। नरेंद्र, आज उनके पास भारत की सरकार है, आज उनके पास 22-25 मुल्क स्टेटों में राज है, कौन रोक रहा है बनाने के लिए? इनको बनाएं और मुल्क में लाकानूनियत फैलाएं। जो कानून के जिम्मेदार है वही लाकानूनियत फैला रहे हैं। इस तरह की शफात भाई गैर जिम्मेदारी की बातें नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर इतनी गैर जिम्मेदारी की बात जो आपकी पार्टी के सदर ने की है बरसरे इक़्तिदार पार्टी को नहीं करनी चाहिए। इससे ये प्रतीत होता है कि ये भारत में विडंबना है कि भारत गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में चला गया है। जी चलिए, रिएक्शन आपका शफात जी। देखिए, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर गुंडागर्दी की बात है तो 800 साल इस देश में मुसलमानों ने गुंडागर्दी की। मैं खुले दावे के साथ कहता हूं, काशी का मंदिर किसने तोड़ा? मथुरा का मंदिर किसने तोड़ा? अयोध्या का मंदिर किसने तोड़ा? मुसलमानों ने तोड़ा। और भी बहुत से मंदिर हैं जो मुसलमानों ने तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई गई है। रही बात शरीयत की बात करते हैं, आप क्या शरीयत की बात करेंगे 3 तलाक की? क्या कुरान में 3 तलाक का जिक्र है? शरीयत कुरान और हदीस से चलती है, आप जैसे कठमुल्लाओं से नहीं चलती है जो आप बता देंगे 3 तलाक। शफात जी अपनी जबान जरा संभालिए, आप कहां बैठे ये ध्यान दीजिए। शफात जी अपने लैंग्वेज पे ख्याल रखिए। शफात जी अपने लैंग्वेज पे ख्याल रखिए। शफात जी आप इसके लिए माफी मांगिए। शफात जी आपने क्या बोला है इनको? ये गलत बात है, ये तरीका सही नहीं है बात करने का। आपको इसे नहीं बुलाया कि आप इस तरह की बातें करें। आप संविधान के दायरे में रह के बात कीजिए, आइन के दायरे में रह के बात कीजिए। ये क्या तरीका है आपका बात करने का? आप बात कर रहे हैं, आपको मौका दिया जा रहा है, आप बातें कीजिए ना, अपनी दलील रखिए, अपनी दलील रखिए, आप दलील रखिए, आप दलील रखिए ना। आप कहिए कि भाई हमें कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट जो फैसला देगा हम उस पर अमल करेंगे। जी पूरा आप किस तरह की बात कर रहे हैं यहां पर? आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आपकी क्या लियाकत है? वो सर्वोपरि है, लेकिन यहाँ पर आस्था का नहीं, आपने अभी लैंग्वेज क्या यूज किया? आपने क्या लैंग्वेज यूज किया अभी? आपने क्या लैंग्वेज यूज किया अभी? आपको शर्मिंदगी है उसके लिए कि नहीं है? मैंने कोई लैंग्वेज यूज नहीं की। नहीं भाई साहब बोलिए। नहीं शर्मिंदगी की क्या? भाई साहब बोलिए। आपने भाई साहब बोलिए। बना के रखा है इन्होंने। जी भाई साहब बोलिए। बनाकर रखा आप सबको इसके बुलाया गया, आप अपनी बातें रखें, आप अपनी जबान गंदी ना करें, आप किसी को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो गैर आईनी हो। देखिए, और शरीयत कुरान और हदीस से चलती है। कुरान और हदीस भाई साहब साबित कर देगी 3 तलाक। भाई साहब बोलिए। 3 तलाक जायज है। मुझे इस बात को भाई साहब बोलिए। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है जी, इनकी जो भाषा है और अंदाजा है, इससे इनका चाल, चरित्र और चेहरा समझा जा सकता है कि ये किस अंदाज के लोग हैं और कहाँ के लोग हैं। मालूम सीधी सी बात है, लेकिन क्या है? मानते हो कि नहीं मानते हो? जिस मुल्क में आप राज कर रहे हो, आपने संविधान की शपथ ली है, संविधान सर्वोपरि है, लेकिन क्या होता है? संविधान ही प्रथम है, संविधान ही आखिर है, संविधान के मुताबिक फैसला हो। जहां तक मस्जिदों के तोड़ने और मंदिरों के तोड़ने का सवाल है, किसने क्या तोड़ा था, ये इतिहास में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जिसे आगे जाना होता है वो आगे देखता है, और जिसे पीछे जाना होता है वो पीछे देखता है। सवाल ये है कि उन्होंने क्या तोड़ा था कि क्या नहीं तोड़ा था। मतलब 92 के अंदर तुमने मस्जिद तोड़ी, ये पूरी दुनिया ने देखा है, ये पूरी दुनिया गवाह है जी। लेकिन वो जो हवाले आप दे रहे हो, ये तारीख का विषय नहीं है, ये शरीयत का विषय नहीं है। आप जो है इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपको बात करने का तरीका पहले सीखना चाहिए। इशू ये है कि अदालत के फैसले को आप आखिरी मानते हैं या नहीं मानते हैं।
जहां तक मुसलमान पक्ष का सवाल है, मुसलमान भारत के संविधान पर पूरा यकीन रखता है और भारत की अदालती प्रक्रिया पर हमारा पूरा यकीन है। अदालत का जो फैसला आएगा हम उसका एहतराम करेंगे। जी, अरविंद सिंह जी आपके पास में आ रहा हूं। खुर्रम आपके पास भी आऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। अरविंद सिंह जी, ये जो बातें हो रही हैं, जिस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने किनसे मैं बात कर रहा हूं। माजरा चाहूंगा, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं कि उन्होंने क्या बोला है। बहुत गलत तरीका है ये बात करने का। आपको बातचीत करने के लिए बुलाया गया है कि आप बातें कीजिए, अपना पहलू अपना पक्ष रखिए, लेकिन किसी पर इस तरह से छीटाकशी मत कीजिए कि जो आपको ये जाहिर कर दे कि पता नहीं आपके पास क्या जहन में चल रहा नहीं चल रहा। अरविंद सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं, ये जो दलीलें चल रही हैं, सवाल सिर्फ इतना है, देश में ये सबसे बड़ा जो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है कानून का, अदलिया का, जिसे हम इंसाफ का मंदिर तक के शब्दों से जानते मानते हैं। अरविंद सिंह जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कोर्ट के फैसले, जब मामला कोर्ट में है, उससे इतर कोई भी ऐसा बयान कर देना जो कोर्ट के फैसले पर ऐसा लगता है कि कहीं असरअंदाज हो जाएगा, क्या ये सही है अरविंद सिंह जी? देखिए यह मैं मानता हूं कि जब इस मुल्क में कोर्ट में अगर कोई भी मामला चल रहा हो और इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो अगर अदालत में मामला चल रहा हो, तो इसका मतलब है अगर इस पे कोई बयान देता है तो वह कोर्ट की अवहेलना करता है, वो कोर्ट को नहीं मानता है। जिस तरीके से यहाँ पे सफात हुसैन जी बात कर रहे हैं, मुझे यही लग रहा है कि ये सबसे सर्वोपरि आस्था मानते हैं, ये लोग संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये इनको तय करना पड़ेगा कि हम संविधान को मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानते हैं। आप अगर नहीं मानोगे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को, तो फिर आप कैसे तय कर पाएंगे कि वहां राम मंदिर बनेगा कि बाबरी मस्जिद बनेगा? मैं कह रहा हूं कि अगर निर्णय, एक चीज बता दीजिए, निर्णय राम मंदिर का आएगा तो ठीक है, मुस्लिम मानने के लिए तैयार है। क्या अगर निर्णय बाबरी मस्जिद के लिए आए तो क्या आप मानने के लिए तैयार हो? पहले तो ये तय होनी चाहिए। जिस तरीके से इनके लफ्ज निकल रहे हैं, इनके जुबान बयां कर रही है, मुझे तो बहुत इस मुल्क में सबसे बड़ी शर्मसार करने वाली ऐसे नेताओं के बयान हैं। इसकी ये लोग जिस तरीके से शीर्ष अदालत की अवहेलना कर रहे हैं, आप इन पे क्या कहिएगा? जिस तरीके से इन्होंने अभी अपना बयां किया है कि कठमुल्ले शब्द का इन्होंने प्रयोग मैं भी चाहूंगा कि इस लफ्ज को दोहराया भी ना जाए, पहले माफी मांगनी चाहिए कठमुल्ले शब्द पे। जी, शफात जी, क्या आप माफी मांगेंगे इस लफ्ज के लिए? शफात जी, क्या आपको इस बात का एहसास है कि इसके लोगों के जज्बात मजबूर हो रहे हैं? ये माफी देखिए, शफात जी, क्या आप इस लफ्ज के लिए माफी मांगेंगे? चल रही है, पहले मौलाना माफी मांगेंगे। क्या आप अपने इस लफ्ज के लिए माफी मांगेंगे? इन्होंने कहा भारत में संवैधानिक सरकार चल रही है और भारत, क्या आप अपने इस लफ्ज के लिए माफी मांगेंगे? गुंडा कहा इन्होंने, आपको मौका दिया जा रहा है शफात जी, आप अपनी छवि सुधार सकते हैं, आप अपनी छवि सुधार सकते हैं। क्या आप अपने इस लफ्ज के लिए माफी मांगेंगे? संवैधानिक सरकार चल रही है, मौलाना ने उसको गुंडा कहा। उस सरकार, क्या आप अपनी छवि के लिए, आप छवि सुधारना चाहते हैं तो बताइए, क्या आप चाहेंगे कि आपसे जो गलत लफ्ज निकल गया इसके लिए आप माफी मांगेंगे? माफी मांगे मौलाना साहब, इस देश से माफी। भाई साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे पर? क्या आपको माजरत चाहिए? क्या आपको इनसे माफी चाहिए? क्या आपको इस बात का एहसास है? क्या आप चाहते हैं कि आपसे माफी मांगे भाई साहब? उस सरकार को इन्होंने गुंडा कहा है, पहले मौलाना भाई साहब को तोड़ने वाले लोग हैं, ये माफी क्या मांगेंगे? काम नहीं, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है। इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में एकता नहीं मौलाना साहब, संवैधानिक सरकार बता रहे हैं, आपने शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए ऐसा है जी, आपने कहा संवैधानिक सरकार को, देखिए ऐसा है प्रधानमंत्री भारत की जनता के प्रधानमंत्री हैं, देखिए भाई साहब बोलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको आपने गुंडा कहा। देखिए आप अपने शब्द वापस लीजिए। शफात जी, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, वक्त नहीं है। भाई साहब बोलिए। देखिए ये शफात भाई जिस तरह बलेमबाजी कर रहे हैं, देखिए आपसे माफी मांगना या आपसे माफी मंगवाना यह सवाल ही नहीं है। आपके एक मिनट जी, बोलते रहे आप सुनिए, आप देखिए ऐसा है, आपसे माफी मांगने, भाई साहब को बोलने दिया जाए, फाइनल कमेंट के लिए बोल रहे हैं। देखिए ऐसा जी, भाई साहब वक्त की कमी हमारे पास।
खुर्रम, हम आपके पास दोबारा आप नहीं आ पाएंगे। देखिए ऐसा है जी, बोलिए, जल्दी से बोलिए, आप बोलिए। देखिए ऐसा है, देखिए, अरे शफात जी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए, उनको जवाब देने दीजिए ना। देखिए ऐसा है, हमें इनसे माफी मांगने या मंगवाने का कोई सवाल नहीं है जी। हमें तो इनको दुआ देनी चाहिए कि खुदा इनको सद्बुद्धि दे और ये देश इनकी बुराई से महफूज रहे, ये देश इनसे सुरक्षित रहे, यही अच्छा होगा जी। रही बात ये कि मैंने ये कहा है कि देश संविधान से चलेगा या दादागिरी से चलेगा, ये लफ्ज का इस्तेमाल किया है, यानी मैंने किसी को गुंडा नहीं कहा है और हमें अपनी भाषा पर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है जी। अब ये जिस तरह कैमरे के सामने रिकॉर्डेड 5 आदमियों के सामने जिस तरह बोहतान तराजी और इल्जाम तराशी कर रहे हैं, ये इनका कैरेक्टर है मुल्क के सामने, तो आप खुद समझिए कि आप क्या हैं जी। ये मुल्क समझ रहा है, देख रहा है। चलिए शुक्रिया, लेकिन वाइस साहब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी ये मतलब ये जो लफ्ज है दादागिरी, ठीक है, इससे बचना चाहिए। आप ये कह सकते थे कि ये मतलब जबरदस्ती एक कोशिश है, जब मामला कोर्ट में है तो हमें उस पर जो है चाहिए कि हम उसका इंतजार करें। बहरहाल ये बाबरी मस्जिद समाअत राम जन्मभूमि जो तनाजा है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जो अराजी को लेकर तनाजा है, उसकी समाअत अब मुलतवी हो गई है जनवरी 2019 के पहले हफ्ते तक के लिए। और अब आगे क्या होगा ये फिर जब फैसला होगा या जब हियरिंग होगी फिर इस पर हम मजीद बातचीत करेंगे। फिलहाल अपने तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम आपका भी, हम आपके पास वापस आ नहीं पाए तो आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ, हमें दीजिए।